तो दोस्तों, आपातकालीन प्रावधानों के इस तीसरे पार्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं राष्ट्रपति शासन के बारे में, जो कि लगता है अनुच्छेद 356 के तहत, और जिसे इंग्लिश में प्रेसिडेंट रूल भी कहा जाता है। इसके और भी नाम है, जैसे कि राज्य आपातकाल या फिर स्टेट इमरजेंसी। दोस्तों, आपको याद होगा कि इससे पहले मैं आपको राष्ट्रीय आपातकाल के दो पार्ट्स पढ़ा चुका हूं, जो कि लगता है अनुच्छेद 352 के तहत। इसमें हमने मेनली 4 अनुच्छेदों को पढ़ा था, जिसमें से था एक 352, जिसके अंदर बताया गया था कि राष्ट्रीय आपातकाल लगने के क्या आधार हो सकते हैं, मतलब किन आधारों पे राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लगाता है। 353 अनुच्छेद में हमने देखा था कि आपातकाल के दौरान केंद्र और राज्यों के बीच में संबंध कैसे हो जाते हैं। आपको पता है, सारी ताकत केंद्र के हाथ में चली जाती है। और इसके बाद हमने 358 और 359 अनुच्छेद भी पढ़ा था, जहां पे बताया गया था कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है। पहले दो पार्ट्स में मैं आपको इनके बारे में डिटेल में पढ़ा चुका हूं। आज हम बात कर रहे हैं कि अगर किसी राज्य के अंदर हमें आपातकाल लगाना हो तो हम कैसे लगाएंगे। तो मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपने पिछले दो पार्ट्स देख रखे हैं तो ये पार्ट आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। ये बिल्कुल उसका कॉपी पेस्ट ही है एक तरीके से। बात करें राज्य के आपातकाल की, यानी कि स्टेट इमरजेंसी की, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है 355 अनुच्छेद। अब आप मुझसे कहेंगे कि अभी अभी मैंने कहा है कि राष्ट्रपति शासन तो 356वें अनुच्छेद के अंतर्गत लगता है, तो 355 क्यों? तो देखो, 355वां अनुच्छेद जो है केंद्र सरकार को यह कहता है कि आपको किसी भी राज्य को 3 चीजों से बचाना है। मतलब 3 चीजें अगर राज्य में हो रही हैं किसी भी राज्य के अंदर, तो समझ लो कि वहां पे संविधान का पालन नहीं हो रहा है। कौन सी 3 चीजें हैं? तो देखो, पहली है बाहरी आक्रामकता। देखो, इसके नाम से पता चल रहा है कि कभी कभी क्या होता है कि कोई राज्य होता है, उसके पास, मतलब पूरे देश के पास एक दूसरा देश होता है जो कि उसके अंदर बाहरी आक्रामकता करता है, और वहां पे जो राज्य होते हैं, मतलब राज्य सरकार जो होती है, वो एबल नहीं होती है, सक्षम नहीं होती है इससे निपटने के लिए। तो ऐसे में क्या होता है, सेंटर यानी कि केंद्र डायरेक्ट रूल करता है वहां पे उस सिचुएशन को हल करने के लिए, उस स्थिति को हल करने के लिए। तो बाहरी आक्रामकता अगर किसी राज्य में हो रही है तो वो केंद्र को रोकनी होती है। दूसरा है आंतरिक अशांति। ऐसा भी होता है कि किसी राज्य के कुछ एक लोग ही हैं जो ऐसे विद्रोह कर रहे हैं जो कि राज्य के लिए ठीक नहीं है, मतलब हमारे देश के अंदर अशांति फैल सकती है जिससे, और वो राज्य जो है वो देश से अलग भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में इसको रोकने का काम भी किसका है? केंद्र सरकार का। और तीसरी चीज है कि कोई संवैधानिक प्रावधान जो कि केंद्र देता है राज्य को करने के लिए, और उस प्रावधान को राज्य लागू नहीं कर पाता है या राज्य लागू करना नहीं चाहता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर केंद्र को यह बात समझ जानी चाहिए कि वहां पे कुछ गलत हो रहा है, वहां पे संविधान का पालन नहीं हो रहा है। तो मतलब इन 3 चीजों की वजह से केंद्र सरकार कभी भी किसी भी राज्य के अंदर क्या लगा सकती है? राष्ट्रपति शासन लगा सकती है। तो इसका मतलब अनुच्छेद 355 केंद्र सरकार को बताता है कि किसी राज्य में कौन सी 3 चीजें नहीं होनी चाहिए, और अगर वो 3 चीजें हो रही हैं तो आपको तुरंत वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाना है। तो एक बात तो आपकी क्लियर हो जाती है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 356। मैंने अभी भी कहा कि अनुच्छेद 356 के तहत लगता है राष्ट्रपति शासन, तो वो क्या है? तो देखो, अनुच्छेद 356 के तहत अगर किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपता है कि राज्य का शासन सही से नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। आपको अच्छी तरीके से पता है, मैंने आपको बताया था राज्यपाल वाली वीडियो के अंदर कि राज्यपाल कौन होता है? किसी भी राज्य में केंद्र का एक तरीके का एजेंट होता है, ठीक है। अगर राज्यपाल को ऐसा लग रहा है कि वहां की राज्य सरकार जो है वो ठीक तरीके से शासन नहीं चला पा रही है, ऊपर दिए गए, मैंने ऊपर जो आपको 3 कारण बताए, इनमें से कोई एक चीज़ वहाँ हो रही है, तो ऐसे में वो अपनी रिपोर्ट बना के राष्ट्रपति को देता है कि यहाँ पे राष्ट्रपति शासन की ज़रूरत है, वहाँ राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। ये तो पहली बात हो जाती है। इसी अनुच्छेद में दूसरी बात यह है कि अगर मान लो राज्यपाल ने रिपोर्ट नहीं दी है और राष्ट्रपति किसी और कारण से संतुष्ट हो जाए कि यहाँ पे कुछ संवैधानिक दिक्कत चल रही है, मतलब कोई राज्य है जिसमें संविधान का ठीक तरीके से पालन नहीं हो रहा है, राज्य सरकार पालन नहीं कर रही है, तो भी राष्ट्रपति वहां राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। तो अनुच्छेद 356 के तहत 2 तरीके हो गए जिसकी वजह से राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति शासन लगा सकता है किसी राज्य के अंदर। अब यहीं पे 365वां अनुच्छेद भी है, ये भी राष्ट्रपति को एक ताकत देता है। ये क्या कहता है कि अगर राज्य केंद्र के निर्देशों को मानने से मना कर दे, तो मतलब वहां शासन व्यवस्था ठीक से नहीं हो रही है, वहां संविधान का पालन नहीं हो रहा है। इसे देखते हुए भी राष्ट्रपति वहां राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। तो इन 3 तरीकों से राष्ट्रपति को शक्ति मिलती है राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए। इससे पहले मैंने आपको 355 के तहत 3 ऐसी चीजें बताई थी जो अगर किसी राज्य में हो रही हैं
तब राष्ट्रपति शासन लग सकता है। और यहाँ मैंने आपको 3 तरीके की शक्तियां बताई हैं जो कि राष्ट्रपति को मिली हुई हैं। अब बात करते हैं इस वीडियो के दूसरे जरूरी पार्ट पे, जिसको हम कहते हैं अनुमोदन, यानी कि राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन कैसे होगा। तो देखो, मान लो कि कोई राज्य है, उसके राज्यपाल ने राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपी है कि यहाँ पर शासन ठीक से नहीं चल रहा है, संविधान का पालन नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ राष्ट्रपति शासन लगा सकते हो। राष्ट्रपति उसकी जांच करता है और वो भी यही पाता है कि यहाँ पर जो है शासन नहीं हो रहा है ठीक से, तो ऐसे में वो वहाँ पे आपातकाल या फिर राष्ट्रपति शासन की घोषणा करेंगे। लेकिन अगर मान लो कि 1 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रपति ने घोषणा की है कि राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगेगा, तो वहाँ पे 2 महीने का ही राष्ट्रपति शासन होगा, यानी कि 1 दिसंबर 2023 तक का ही होगा। वो क्यों? वो इसलिए कि 1 अक्टूबर 2023 को जब ये घोषणा होगी तो ये चीज़ जांच के लिए कहाँ जाएगी? संसद भवन जाएगी, मतलब लोकसभा और राज्यसभा के पास। वहाँ पे क्या होगा कि लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य होंगे वो इस बात पे वोटिंग करेंगे कि राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए कि नहीं चाहिए। अब ऐसा मान लो कि राज्यसभा और लोकसभा ने साधारण बहुमत के साथ इस चीज़ को पास कर दिया। साधारण बहुमत मतलब वहाँ पे सिंपल वोटिंग हुई, जो सिंपल बहुमत मिल गया दोनों सदनों के अंदर, तो सिंपल आप इसको मेजोरिटी कह सकते हो। तो साधारण बहुमत से ये जो आपातकाल है ये 2 महीने से कितना हो जाएगा? 6 महीने तक का हो जाएगा। मतलब 1 अक्टूबर 2023 को लगा था, अब वो 1 अप्रैल 2024 तक चलेगा। लेकिन अगर राज्यसभा और लोकसभा इसको पास नहीं करते हैं, मतलब इसको नामंजूर कर देते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये जो आपातकाल है, राष्ट्रपति शासन है, ये सिर्फ 2 महीने के लिए ही लागू होगा, क्योंकि राष्ट्रपति ने कह दिया है तो 2 महीने तो राष्ट्रपति शासन लगेगा ही। अच्छा, मान लो कि संसद ने इस चीज़ को पास कर दिया कि राजस्थान में 6 महीने का आपातकाल रहेगा, राष्ट्रपति शासन रहेगा। और मान लो कि 6 महीने पूरे होने के बाद राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि अभी यहाँ पे और 6 महीने की ज़रूरत है, मतलब और ज़्यादा वक्त की ज़रूरत है, तो ये जो पूरी प्रक्रिया है सिंपल मेजोरिटी वाली, ये जो बहुमत वाली, ये फिर से की जाएगी। मतलब ये प्रक्रिया दोहरानी पड़ेगी और उसके बाद मान लो कि संसद ने इसको पास कर दिया तो फिर से 6 महीने का राष्ट्रपति शासन लगेगा। तो कुल कितना हो गया? 1 साल का राष्ट्रपति शासन हो गया। अब अगर मान लो कि 1 साल भी पूरा हो जाता है और राष्ट्रपति को लगता है कि यहाँ पे और लंबे राष्ट्रपति शासन की ज़रूरत है, तो ऐसे में ये प्रक्रिया फिर से नहीं दोहराई जाएगी। मतलब सिर्फ 1 साल तक के लिए ही ये सिंपल मेजोरिटी का ये बहुमत वाला सिस्टम चलता है। उसके बाद अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना है तो 2 शर्तें फुलफिल करनी पड़ती है। 2 शर्तें होती है वहाँ पे। पहली तो ये है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगा होना चाहिए। मतलब अगर भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है तो ऐसे में किसी भी राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन को बढ़ाया जा सकता है, लंबा किया जा सकता है। दूसरी शर्त यह है कि अगर उस राज्य में चुनाव आयोग ये कह दे कि यहाँ पर विधानसभा के चुनाव अभी कराना संभव नहीं है, तो इस शर्त के साथ भी वहाँ राष्ट्रपति शासन को बढ़ाया जा सकता है। तो ये 2 शर्तें पूरी करने के बाद इस शासन को लंबा किया जा सकता है। इसका भारतीय इतिहास के अंदर एक बहुत पुराना उदाहरण है, वो है पंजाब। मैं आपको बता दूं कि पंजाब में भी एक बार राष्ट्रपति शासन लगा था। हालांकि एक बार नहीं लगा है, कई बार लगा है, लेकिन ये राष्ट्रपति शासन 10 साल तक चला था। मतलब 3,500 दिनों से भी ज़्यादा चला था। आप सोच के देखिए कि वहाँ पे हालत क्या होगी। और अगर इसके बाद अंत में मौलिक अधिकार की बात हो तो याद रखिए कि राष्ट्रपति शासन के दौरान मौलिक अधिकारों में किसी तरीके की कमी नहीं आती है। वो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान ज़रूर आती है, लेकिन राष्ट्रपति शासन के दौरान नहीं होती है। किसी भी इंसान का मौलिक अधिकार नहीं मारा जाता है। तो दोस्तों, ये हो जाता है राष्ट्रपति शासन। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने पिछले 2 पार्ट ज़रूर देखे होंगे। अगर देखे होंगे तो इस पार्ट में आपको ज़रा सी भी दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर इसके अलावा भी इसके लिए कोई ज़रूरी इन्फॉर्मेशन होगी इस बारे में तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। और इसके अलावा अगर आपको इसके अंदर कोई क्वेरी आती है, कोई कन्फ्यूज़न आता है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।